तो इससे पहले जो है पढ़ा दिए थे हम पार्ट 3 तक, ठीक है। ये होने वाला है हमारा पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 होने वाला है। और इस वीडियो में आप लोग का अंतिम ही कर देंगे हम चैप्टर पूरा, समझ में आ गया। और लिख पाइएगा तो नहीं खत्म होगा आज, समझ में आ गया, इसलिए पूरा का पूरा समझा देते हैं। जितना कोशिश होगा लिखवा देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। आराम से घर पे छाप करिएगा, क्योंकि आज कोशिका का कहानी खत्म करेंगे और भी तो सारा चैप्टर पढ़ाना है, समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्रोमोसोम और उसकी संख्या से। इससे पहले वाला जो है हम क्लास में बता दिए थे, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, तो गुणसूत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम के बारे में हम पिछले क्लास में बता दिए थे, ये 3 भाग में बटा होता है, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स बताए थे ना आप लोगों को। ये सारे के सारे चीजों के बारे में चर्चा कर लिए थे, है ना। अंदर में धागे जैसी एक समांतर संरचना होती है, उसे ही तो हम लोग क्या कहते थे, क्रोमेटिड्स कहते थे, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, सबसे मेन यही है। यही क्रोमोसोम और गुणसूत्र क्या करता है, लिंग निर्धारण में सहायक होता है कि कैसे कोई जो है मानव पुरुष होगा या स्त्री होगी, यही क्रोमोसोम के कारण होता है। लिंग निर्धारण किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण होता है। हमारे शरीर में जो हमारी कोशिका होती है उसमें टोटल बाबू 46 गो क्या होता है, इसकी संख्या, गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, 46। अगर हम जोड़ा में कहेंगे तो कितना जोड़ा होगा, तो कहिएगा सर 23 जोड़ा होगा। कितना जोड़ा होगा, 23 जोड़ा। क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में कि हमारे कोशिका में जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, या तो ऑप्शन में 23 जोड़ा दिखेगा या तो 46 दिखेगा, उसको जो है मार देना है। क्लियर है कि कोशिकाओं 46 को पाया जाता है मानव में, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए ड्रोसोफिला जो है, इसमें कितना कोशिका पाया जाता है, 8 कोशिका। और मकई के पौधा में कितना कोशिका पाया जाता है, तो मकई के पौधा में जो गुणसूत्र की संख्या होती है या क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितना होता है, 20 होता है। याद रखिएगा, पूछता ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम ये सब पॉइंट को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और आलू के जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना, सबसे ज्यादा 48 कोशिका, ये गुणसूत्र होते हैं, समझ में आ गया। यह क्रोमोसोम सदा जोड़ा में रहता है, देख ना, सदा जोड़ा में होता है, इसलिए इसे समजात क्रोमोसोम कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत, यह सदा जोड़ा में रहता है इसलिए इसे समजात क्रोमोसोम कहा जाता है। चलिए क्रोमोसोम, अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो देखिए सीधी सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक झिल्ली नहीं होता। आपको पता है ये कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, तो इसके ऊपर भी एक झिल्ली लगी होती है। तो जिसके कोशिका के केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये खास करके छोटे छोटे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि आपको बताए थे कि जीवाणु केवल एक कोशिका का ही बना होता है और उसमें सारे के सारे जो कार्य परफॉर्म होता है वो केवल एक ही कोशिका होता है, सिंगल कोशिका, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जबकि हमारे शरीर में देखिए खरबों कोशिकाएं हैं, समझ में आ गया। और खरबों कोशिकाओं में केंद्रक होगा, गुणसूत्र होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, हर एक कोशिका में होगा क्योंकि कोशिका के अंग है। तो जबकि बैक्टीरिया देखेंगे या फिर जीवाणु देखेंगे तो उसमें केवल एक ही कोशिका होता है और वही सारे के सारे काम परफॉर्म करते हैं उसमें। बात समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया होगा कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। जैसे देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, तो ये जो जीवाणु दिख रहा है आपका, ये जीवाणु हो गया, ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरिया हो गया। क्लियर है यहाँ पर। तो ये सब एग्जांपल देखिए, ये सब आपको ऐसे हम लोग खुली आंख से देख ही नहीं सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला। अब यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक देखिए, प्रोकैरियोटिक में हम क्या देखे थे कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और केंद्रक भी अनुपस्थित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली होगा और क्या होगा, केंद्रक उपस्थित हो, क्योंकि हम लोग के कोशिका में बाबू ये कोशिका, इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा। ऐसे में तो डीएनए आरएनए होता है, डीएनए में ही तो गुणसूत्र होता है, होगा ही नहीं तो फिर हम लोग के मानव में फिर लिंग रचना भी कैसे होगा, हाथ मुंह नाक कान कैसे बनेगा, पता ही नहीं चलेगा। अमीबा देखे हो तुम लोग, अमीबा का आकार ऐसे होता है, ऐसे, कभी ऐसे हो जाएगा, ऐसे, जैसे मन तैसे उसका आकार ले लेगा। देख लो अनिश्चित आकार है। कभी कहोगे कि सर इसका मुंह इधर है कि इधर है, तो हम लोग के भी अगर शरीर में यहाँ पर गुणसूत्र नहीं होता तो पता ही नहीं चलता मानव है कि पुरुष है, हाथ 2 गो होना चाहिए कि 4 गो होना चाहिए, पता ही नहीं चलता। समझ में आ गया। तो इसी के कारण होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा,
तो इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा और केंद्रक भी उपस्थित होगा, और जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। ये मानव में पेड़ पौधों में पाया जाएगा, जबकि वो किसमें पाया जाएगा? जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में। तो देखिए यहाँ पर पेड़ पौधा और देख रहे हो जीव जंतु का चित्र हम डाल दिए हैं, समझ जाएगा इससे कि ये किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका, पेड़ पौधे और जीव जंतु पाया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब इन दोनों में अंतर पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो देखिए 4-5 अंतर अभी हम लोग अपने से निकालते हैं। पहला सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी उसका बात कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली होगा क्या? यूकैरियोटिक में होगा। दूसरा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होगा क्या? यूकैरियोटिक में केंद्रक होगा। तीसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु में। यूकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधे और जंतु में। 3 हो गया, तो ओवरऑल 2 नंबर में तीनों लिख देंगे तो काम बन जाएगा। तो चलिए अंतर हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए अब कहता है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, इसमें केंद्रक झिल्ली अभी तुरंत बताए हैं। अब देखिए झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक नहीं होते, इसमें कोशिका के अंग नहीं होते हैं इसमें, और इसमें कोशिका के अंग होंगे। देखते तो लाइसोसोम जो है ईआर, कितना सारा इसमें कोशिका का अंग होता था। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि एक कोशिका एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि हमारे शरीर में हर एक कोशिका में अलग अलग क्रोमोसोम और 46 को क्रोमोसोम रहता है। तो कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? तब बहुत सारे कोशिका क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि क्लोरोफिल इसमें प्लास्टिड के रूप में होता है। तो याद रखिएगा इसमें पुटिका के रूप में, इसमें प्लास्टिड यानी जो प्लास्टिक जो लवक पढ़ाए थे वही वाला, तो प्लास्टिड के रूप में रहता है। तो ये 4 से 5 अंतर आपको हम लिखा दिए हैं। ये क्वेश्चन आता है बाबू, लॉन्ग टाइप में आएगा, शॉर्ट टाइप में आएगा तो 2 नंबर 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, और लॉन्ग टाइप में आएगा तो ये चारों को लिखना जरूरी है। ऐसे हम पूरा अच्छे से समझा ही दिए हैं, याद भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को समझते हैं कि पादप कोशिका क्या होता है भाई और जंतु कोशिका क्या होता है। दोनों में हम अंतर पढ़ाए, क्योंकि पेड़ पौधा भी सजीव है तो वो उसका भी शरीर कोशिका से बना है, हम लोग का भी शरीर कोशिका से बना है। तो बट ऐसा थोड़ी है कि पादप जो है वो पूरा मजबूत होता है, सख्त होता है, कठोर होता है, हरादार होता है। हम लोग हरा पीला होते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा काला होते हैं, उजले होते हैं, श्यामले होते हैं, नीला पीला तो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। प्लांट सेल, ठीक है। अगर हम लोग के भी शरीर में एक चीज डाल दिया जाता, शरीर में नहीं कोशिका में, तो हम लोग भी हरा नीला पीला होते। कौन सा चीज? अरे गधो, प्लास्टिक डालते ना, प्लास्टिडे का ना भाग है क्लोरोफिल। प्लास्टिड अगर डाल दिया जाता, हमारे भी कोशिका में प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में वो भी कौन? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, याद है कि नहीं है? जो रंग को डिसाइड करता था, कलरफुल होता था, फूल के जैसे पीला नीला हरा बैगनी गुलाबी सब कलर का होते। अभी लड़की क्या होती? नीला कलर का, वो लड़का काला कलर का होता। समझ में आ गया? वो हरा कलर का होता सब यहाँ पर। हाँ हाँ, हल्क में देख रहे हो, उसमें प्लास्टिक डाल दिया गया होगा। समझ में आ गया? पूरा हरा कलर का होता था, समझ में आ गया? तो प्लास्टिक के कारण तो पेड़ पौधा में क्या होता है? प्लास्टिक होता है। चलिए अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर शुरू से ही एक बताए थे अंतर कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब पादप कोशिका में देखिए, यानी प्लांट सेल, पादप कोशिका को प्लांट सेल कहते हैं। प्लांट सेल में बाबू कोशिका भित्ति और केंद्र कोशिका झिल्ली दोनों होता है, और इसमें तो केवल सिर्फ कोशिका झिल्ली होगा। 2 अंतर यहाँ से भी हो गए। अब तीसरा, पादप सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या प्लास्टिड पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाता, तो हम लोग भी कलरफुल होते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये सारी चीज है। अब इसी पर जो है हम लोग 4-5 देख लेते हैं। तो पहला देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी तुरंत बता, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, अंतर हम बता रहे थे जब सेंट्रोसोम पढ़ाए थे। तो अगर सेंट्रोसोम होता पादप कोशिका में, तो पता चलता कि वो भी अपने आप से फिर फुलफिल हो जाता, जैसे हम लोग काट पीट देते हैं उसको तो वो फिर से भरा हो जाता है। जबकि हमारे शरीर में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसी के कारण हम लोग का जो कटा फटा भाग होता है वो पूरा हो पाता है। बता चुके थे ये वाला बात। चलिए, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता, जबकि इसमें पाया जाता है। अब पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक का मतलब वही प्लास्टिड पाया जाता है, और जबकि इसमें पाया नहीं जाता है। अब पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है,
और जबकि इसमें अधिकांशतः मध्य में होता है, यानी बीच में होता है। ठीक है, पादप कोशिका जैसे ये हो गया ना बाबू, ये पादप कोशिका थी, इसका केंद्रक यहाँ भी हो सकता है, और चाहे कहोगे तो बाबू यहाँ भी हो सकता है केंद्रक। और जबकि हम लोग का जो सेल होता है तो बीचों बीच रहता है पूरा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, है ना, उसके बारे में बताए थे ना। इसमें परिधि की ओर हो सकता है, इसमें बीच में हो सकता है, मध्य में हो सकता है। इसके बाद देखिए, इसमें रिक्तियां बड़ी एवं संख्या में कम होती है। रिक्तियां का मतलब क्या, छोटी एवं संख्या में ज्यादा होता है। तो आई होप कि ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझ में आया होगा। सारे के सारे पढ़ाया हुआ ही था पहले, उसी को इंक्लूड कर दिए हैं हम, तो अंतर बन गया यहाँ पर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछ सकते हो, समझा देंगे फिर से। और उम्मीद है तो सारा चीज समझाया हुआ ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ का परिवहन। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। हाँ हाँ, है ना। अब देखिए जरा समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हालांकि टेंथ में पढ़ाएंगे यहाँ पे, परिवहन चैप्टर है, टेंथ में आप लोग पढ़िएगा ना, तो ये परिवहन दिख रहा है ना, ये परिवहन चैप्टर है बायोलॉजी में, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। अभी सिर्फ हम यहाँ पर बता देते हैं कि परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला। जैसे अगर आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ हैं और आपको इसके पास जाना है, तो आप यहाँ पर किसी न किसी रूप से जाइएगा, बाय द हेल्प ऑफ बस जाइएगा, ट्रेन जाइएगा, अदरवाइज किसी चीज से पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा साधन है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, राइट। और ले जाएगा तो वही ना परिवहन का साधन कहलाता है। आप लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्राम, कितना है, सारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, परिवहन के साधन है। तो परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो देखिए उसी तरह से हमारे शरीर में भी कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आवश्यक होता है। जैसे देखिए हम लोग ऑक्सीजन लिए, सांस लिए, तो सांस तो फेफड़े तक में सिमट जाएगा, तब फेफड़ा में रहता है वायु कोष, आगे पढ़ाएंगे आप लोग को टेंथ में। वायु कोष होता है, वहां से वो ले करके और सीधे कोशिका में पहुंचाया जाता है, क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग को थोड़ी ना जरूरी, वो कोशिका को जरूरी है, वो भी क्रेब्स चक्र चलाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। आगे पढ़ाएंगे आप लोग, टेंथ में पढ़िएगा, जब पोषण चैप्टर पढ़िएगा ना, बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट, पोषण, न्यूट्रिशन, तब उसमें हम लोग पढ़ाएंगे, है ना, कि कैसे जो है यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक पहुंचता है। तो देखो, तो कोई ना कोई ऐसा था जो फेफड़ा से ऑक्सीजन को कहां पर पहुंचाया, कोशिका तक। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, ऐसा कोई ना कोई साधन तो लगा हुआ है ना। फिर वही ब्लड क्या क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फिर अब देखिए हम लोग का खाना यहाँ पचता है, तो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर चल जाता है, एनस के पास, फिर बाहर निकालते हैं। फिर पानी पीते हैं, पेट में यूरिन बन करके बाहर निकलता है। तो उपयोगी पदार्थ को उसके विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को फिर बाहर भी तो निकालना है ना। कोई ना कोई ऐसा अंग सिस्टम हमारे अंदर उस परिवहन को पर पूरा कर रहा है, यही होता है परिवहन। तो सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर क्या कहेंगे कि हमारे शरीर में जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको सही जगह पर पहुंचाना, यानी जहां पर उसका यूज है, और फिर वहां से हानिकारक पदार्थों को उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए परिवहन का मतलब समझ लेते हैं कि सजीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, मूल स्रोत का मतलब होता है जहां से, जैसे फेफड़ा में हवा है, तो हवा को वहां से उठा करके कोशिका तक पहुंचाए, तो मूल स्रोत प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने। तथा अनुपयोगी, अनुपयोगी का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकाल कर उसके गंतव्य स्थान, यानी जो हानिकारक पदार्थ का जहां पर जगह होता है निकलने का, वहां तक पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं बाबू। ये होना जरूरी है। अगर आप लोग एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि पूरा जो भारत है या फिर पूरा दुनिया है, उसमें सिर्फ सिर्फ एक दिन के लिए परिवहन बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, हर चीज रुक जाएगा, लगेगा दुनिया धीरे हो गया। परिवहन का मतलब हम जिस जगह पे हैं वहीं पे रहे, सिर्फ परिवहन से सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं, बाकी हर परिवहन का साधन को बंद कर दिया जाए एक दिन के लिए, मारा मारी अफरा तफरी हो जाएगा, साइकिल तक नहीं चलाओ, कितना लोग पैदल जाएगा, तुम्हारा जितना भी सामान दूसरे देश से आता था रुक जाएगा, वो सामान यहाँ से आता था, हर चीज रुक जाएगा, हर कार्य रुक जाएगा अगर परिवहन का साधन रोक दिया जाएगा। सोचो ना हमारे शरीर में क्या हाल होगा। पता चलेगा ऑक्सीजन फेफड़े में तक, फेफड़े में है,
अब फेफड़ा से कोशिका तक गया ही नहीं, कोशिका तक गया ही नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा ही नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चला ही नहीं, क्रेब्स चक्र चलेगा नहीं तो ऊर्जा बनेगा नहीं, और ऊर्जा नहीं बनेगा तो हम लोग के शरीर में लगेगा नहीं, हम लोग के शरीर में लगेगा नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बस समझ में इतना सारा चीज जो है जुड़ा हुआ है ना, हर चीज एक दूसरे से क्या है, पूरे कनेक्ट है। समझ में आ गया, अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, पदार्थ का परिवहन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विसरण। देखिए विसरण की क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, और विसरण से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, सब्जेक्टिव में ही रहता है, इसलिए विसरण को समझिएगा। जब द्रव्य और गैस, जब अधिक सांद्रता वाले से, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले के ओर जाता है, जैसे आप देखिएगा पानी ऊंचाई से निचाई की ओर जाता है, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से द्रव और गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले की ओर जब मूव करता है तो इसी क्रिया को हम लोग सीधे कह देते हैं विसरण, इसी क्रिया को सीधे कह देते हैं विसरण। ये खास करके पेड़ पौधों में भी होता है, अभी आगे समझाएंगे इसका महत्व, परासरण और विसरण का महत्व क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। और जस्ट इसका उल्टा होता है बाबू परासरण। देखिए परासरण में क्या होता है कि परासरण में भी द्रव्य और जो गैस होता है वो क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम में ही आता है, लेकिन वहां पर अंतर बस इतना कि वहां झिल्ली के द्वारा होता है, यहाँ ऐसे हो जाता है। बस समझ में आ रहा है, तो सीधी सीधी बात याद रखिएगा कि गैस और द्रव्य का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, विसरण। और परासरण में भी सेम बात कहना है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन वहां पर एक झिल्ली, पारगम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक झिल्ली का प्रयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत, देखिए सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है परासरण में, इसमें भी जल अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, मूव करता है, लेकिन इसमें एक हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली के द्वारा होता है ये क्रिया। बस इसमें झिल्ली कार्य करता है, उसमें झिल्ली कार्य नहीं करता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अब इनका महत्व, परासरण और विसरण का महत्व समझ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका आएगा आएगा। ये जो 8 पॉइंट दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखिएगा, 5 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है यहाँ पर, क्लियर है। सबसे पहला बात देख लेते हैं कि जीव जगत में विसरण तथा परासरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करते हैं। अब देखिए ये भूमिका किसमें, तो देखिए विसरण के द्वारा ही पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी डिफ्यूजन मेथड से ही जो पेड़ पौधा होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। जैसे आपको पता है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 ग्रहण करता है, तो कौन सा विधि से, तो विसरण विधि से। ऑब्जेक्टिव आएगा ये फिक्स है, ये बहुत भी पूछता है, हर बार पूछता है कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है, विसरण विधि से, याद रखना है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन आपको बता दे आपके जानकारी के लिए कि पेड़ पौधे भी, पेड़ पौधे चूंकि पेड़ पौधे जो जल से पानी को ऊपर लेते हैं पत्तियों में, तो वो भी क्या कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे आप नोटिस किए होंगे जब आप कपड़ा जो भींगा हुआ रहता है उसको जो आप धूप में देते हैं तो कुछ देर बाद पाते हैं कि पानी सब खत्म, कहाँ चला गया, इवोपोर्शन हो गया, वाटर वेपर बन करके कहाँ चल जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे भी इवोपोर्शन की क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और इसमें भी मुख्य भूमिका कौन निभाता है, विसरण। किसी को कोई दिक्कत, विसरण के द्वारा होता है। अब कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में भी विसरण मदद करता है, यानी कोशिका जब रहेगा उसको बाहरी वातावरण में पोषण ग्रहण करना होगा, तब ये भी विसरण विधि ही मदद करता है। क्लियर है यहाँ पर, तो देखिए सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है। विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकालना विसरण के द्वारा ही संभव होता है, यानी कोशिका से जो विभिन्न अणु होता है, जो उसका प्रोटीन वगैरह सब होता है, उसका भी बाहर निकलना ये भी किस विधि से होता है, विसरण विधि से होता है। इसीलिए बोले यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स होगा, इसलिए बहुत ध्यान देना है। अब कहता है कि परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोग का मतलब होता है जड़। अब देखिएगा जड़ में जो होता है ना बाबू, ऐसे एक जड़ बनाते हैं, जड़ में छोटा छोटा बाल टाइप का निकला होता है संरचना, उसी को मूल रोग कहते हैं, हेयर रूट, यानी जो जड़ का भाग होता है ना, तुम जड़ को उखाड़ के देखो तो छोटा छोटा नहीं निकला होता संरचना, उसी को कहते हैं हेयर रूट यानी मूल रोग। अब मूल रोग क्या कहता है कि इससे जल अवशोषित करते हैं, कौन विधि से, परासरण विधि से। पोस्ट भी आई है, कहेगा कि पेड़ पौधा जो है जल का अवशोषण कौन विधि से करता है, विसरण की परासरण, परासरण विधि से। परासरण में जल का होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अविसरण में गैस और द्रव्य का होता है, तो उसमें भी तो द्रव्य था, समझ में आ गया। चलिए
पौधे की कोशिकाओं में परासरण के द्वारा ही जल का संचलन होता है। अब पेड़ पौधों में आपको अगला चैप्टर जो टिश्यू पढ़ाएंगे, उत्तक पढ़ाएंगे, उसमें सारा कहानी फिर बताएंगे कि किस तरह से पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो जमीन से जल को ऊपर पहुंचाता है। तो इस क्रिया में भी कौन साथ देता है उसका? परासरण विधि द्वारा ही होता है। तो पेड़ पौधों में जो जल का आदान प्रदान होता है उसमें भी परासरण विधि काम करता है। बात बुझे कि नहीं बुझे? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए अगला देख लेते हैं। अब रंध्रों, स्टोमाटा, स्टोमाटा कहाँ होता है? पत्तियों में। कहाँ आता है? स्टोमाटा पूछता है कि स्टोमाटा यानी रंध्र, रंध्र कहाँ उपस्थित होता है? पत्ती में। एक छोटा सा जो है वो होल लाइक संरचना होता है, इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तब कहता है कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में भी परासरण की मुख्य भूमिका है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, पत्तियों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण। अब जो पत्ती में खाना बनता है, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे का रसोई घर कौन कहलाता है? पत्ती। तो भोजन भी वहीं बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और जब भोजन वहां बनेगा तो इसमें भी विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाते हैं हम लोग। आपको पता है कि एक बात बताइए, भोजन का जरूरी तो जड़ों को होगा, जड़ तो उजला पार्ट होता है, वहां तो क्लोरोफिल होता नहीं है, जो भोजन बनेगा तो उसको भी ना भोजन की जरूरत होता है। तो कोई ना कोई अंग जो है पहुंचाने वाला कार्य होता है। तो जो विधि जो होता है उसमें भी कौन सा विधि कार्य करता है? तो ये जो है इसका परासरण विधि से ही होता है। बात बुझे कि नहीं बुझे? सारा ये आठों जो पॉइंट कलेक्ट किया गया पूरा VVI है, इसमें एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। इस पे देखिएगा कल का एक ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग